नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाल सिंह एमडीएम यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने फिर से मैं हिंदी साहित्य को लेकर हाजिर हूं और आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि का अध्ययन करने जा रहे हैं आज अपने। दोस्तों, आज की जो क्लास है न केवल बीए प्रथम वर्ष बल्कि बीकॉम के लिए या बीएससी की क्लासें हैं उनके लिए, बीए सेकंड ईयर, बीए तृतीय वर्ष के लिए, यानी सभी क्लासेज हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि आज जिस कवि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो कवि जो है सामान्य हिंदी से है और उस कवि का अध्ययन करना सबके लिए इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि सामान्य हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम सभी क्लासों में बीएससी, बीकॉम और बीए के अंदर क्लियर करना होता है। तो दोस्तों, आप सब लोग भी इसके लिए तैयार होंगे और यदि आपने पहले की जो हिंदी साहित्य की क्लासेस नहीं देखी हैं तो हिंदी साहित्य की क्लासेस आप ज़रूर देखिए। आपका जो अध्ययन है वो निरंतर जारी रह सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज अपने जिस कवि का अध्ययन करेंगे उस कवि का नाम मैं आपको बता देता हूं और जैसे ही मैं नाम बताऊंगा शायद बहुत सारे जो हैं विद्यार्थी जो कि रुचि लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। वो अपने आप समझ जाएंगे कि ये कवि कितना महत्वपूर्ण है। तो आज अपने जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त मैथिली शरण गुप्त जी का। तो अपने आज का जो कवि है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और सबसे पहली तस्वीर है जो आपके सामने मैथिली शरण गुप्त जी की आप देख रहे होंगे। इनमें मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय दिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये है महत्वपूर्ण बात। तो उस महत्वपूर्ण बात को मैं आपको बता देता हूँ कि जिस महत्वपूर्ण बात की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ उस महत्वपूर्ण बात में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो आप देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक टिकट है। आपने देखी होगी टिकट, जो कि अमूमन अपने बुक्स की किताबें हैं, बुक्स की जो शॉप्स हैं किताबों वाली, उस पर भी मिल जाती है या फिर डाकघर में आप जाते हो वहाँ भी मिल जाती है। तो ये देखिए कितने प्रसिद्ध कवि थे, उन पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था और कितने रुपए या पैसे का, तो यहाँ शो हो रहा है 25 पैसे का जो है डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। तो कितने महत्वपूर्ण कवि होंगे, इसीलिए तो राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है। आगे दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे, इनके बारे में, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अनछुए पहलू जिनको हम जानना चाहेंगे उनको आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो इनकी रचना है उसका अध्ययन भी अपने करेंगे। तो देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। जन्म जहाँ जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को जन्म हुआ। कहाँ हुआ था जन्म? इनका जो जन्म था वो यहाँ आपको शो हो रहा होगा, चिरगांव, यहाँ आपको शो हो रहा है चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। और मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको वहाँ दिखाई नहीं देता है तो इनका जन्म हुआ था चिरगांव। चिरगांव ये कहाँ पर है? ये है जिला झांसी में। ये कहाँ पर है? जिला झांसी में। और ये जिला झांसी कहाँ पर है सर? तो ये जिला झांसी है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का झांसी चिरगांव जहां इनका जन्म हुआ था वहां के हैं मैथिली शरण गुप्त। अब आगे बात करते हैं। ये देखिए जो यहाँ लिखा है ब्रिटिश भारत, तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता कि ब्रिटिश भारत के समय की, इन्होंने बताया कि जब ब्रिटिश लोगों का अपने राज था उस समय का बताया है, क्योंकि ये इसलिए बता दिया गया साथ में कि कई बार क्या होता है कि गांव का नाम चेंज होता है, सीमाएं बदल जाती हैं कई बार स्टेट्स की या जिलों की, इसलिए। मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964, यानी दिसंबर 12, 1964 में हुई थी। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, देहावसान हुआ था। इसके बाद अगर अपनी बात करें कि किस प्रकार का पेशा था इनका, किस प्रकार का व्यवसाय था, तो व्यवसाय की बात करते हैं तो ये कवि भी थे, राजनेता भी रहे हैं, यानी राजनीति से भी इनका संबंध रहा है। बताएं कि राजनीति में किस प्रकार से इनका संबंध था। ये नाटककार भी थे और ये अनुवादक भी थे। अनुवादक क्या होता है? वे किसी प्रकार का अनुवाद करता है जो कितनी रचनाओं का, उसको हम कहते हैं
अनुवादक, दूसरी भाषा से दूसरी भाषा में जो करता है। इसके बाद अगर राष्ट्रीयता देखें तो ये भारत में जन्म हुआ है तो भारतीय इनकी राष्ट्रीयता होगी। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इनकी चिरगांव, जो कि इनका गांव था, वहां से फिर मिडिल में मैकडोनल्ड हाई स्कूल से आगे मिडिल जो शिक्षा हुई मैकडोनल्ड हाई स्कूल से इनकी मिडिल शिक्षा हुई थी। उल्लेखनीय कार्य क्या है? उल्लेखनीय कार्य है इनकी रचनाएं जिनको हम आज अध्ययन कर रहे हैं, तो उनमें कौन सी महत्वपूर्ण है? यहाँ जो बताई है वो कम है, आपको और बताएंगे। पंचवटी हुई, सिद्धराज हुई, साकेत हुई, यशोधरा हुई और विश्व वेदना, ये इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके बाद की अगर अपने बात करें इन कवि के बारे में, इनके ये जो कवि थे इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुरु। इनके पिता का नाम क्या था? अगर पिता का नाम देखें तो वो था सेठ रामचरण गुरु। तो इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु था। और इसके बाद क्या बात करें कि जब भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है। वो गुरु एक इंसान भी हो सकता है, वो गुरु एक किताब भी हो सकती है, तो उसको हम अपने जीवन में उसी प्रकार से लेकर चलते हैं जैसा हमें गुरु के द्वारा दिशा निर्देश मिलते हैं या हमने जिसको गुरु माने वैसे। तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु भी एक प्रसिद्ध जो है काव्य शास्त्र के अंदर नाम रखने वाले, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके गुरु कौन थे? काव्य गुरु भी कह सकते हो आप इनको, वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था, जिनसे इन्होंने काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद अगर अपने बात करें कि इनका मूल नाम क्या था, कई कवि ऐसे हुए हैं जिनका काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर नाम कुछ और था, लेकिन मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका मिथिलादीप। मिथिलादीप नंदिनी शरण। क्या था? मिथिलादीप नंदिनी शरण, ये इनका मूल नाम था। और वैसे इनका नाम क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त। ये जैसे अपने घर के नाम होते हैं ना, सोनू मोनू, वो वाला नाम था इनका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका नाम बताया जाता है। इसके बाद अगर अपने बात कहें तो इनको एक जो नाम से जाना जाता है, एक नाम से इनकी तुलना की जाती है, वो कहते हैं आधुनिक काल का तुलसी। इनको क्या कहते हैं? आधुनिक काल का तुलसी। आधुनिक काल का तुलसी, ये भी इनको कहा जाता है। तो कई महान जो समालोचक हुए हैं, कई जो महान काव्यकार हुए हैं, उन्होंने इनको आधुनिक काल का तुलसी कहा। तुलसी कौन? तुलसीदास जी। उनसे इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसके बाद अपने अगर बात करें राजनीति से कैसे इनका संबंध था, तो राज्यसभा सदस्य थे ये। राजनीति से संबंध क्यों था? ये थे राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा के बारे में आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, तो राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं। दूसरी बात इनके बारे में अगर अपनी बात जानना चाहें तो इनको एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, कौन सा? पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। और इसके साथ साथ अगर अपनी बात करें कि इनको जो उपाधि दी थी, मैंने पहले चर्चा की थी, कौन सी उपाधि की अगर अपने बात कर रहे हैं? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी उपाधि राष्ट्र कवि की? इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1936 ईस्वी में दी गई थी। 1936 ईस्वी में इनको उपाधि ये किसने दी थी? इनको उपाधि ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि। क्यों कहा था राष्ट्र कवि? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो राष्ट्र के अंदर जन जागृति लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई थी वो काशी में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। अब अपने बात करते हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। तो ये जो आपके सामने मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अपने चलते हैं आगे इनके बारे में और परिचय प्राप्त करने के लिए।
तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी रचनाओं के बारे में, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हालांकि कुछ रचनाएं हमारे सामने यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन उनके अलावा जो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है। पहली अगर रचना की बात करें तो इनकी पहली रचना थी रंग में भंग। रंग में भंग। तो कुछ रचनाओं के बारे में आपको परिचय भी दूंगा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और कुछ का नाम भी बताऊंगा। तो रंग में भंग जो रचना थी ये कब इन्होंने रची? 1909 ईस्वी में। तो इस रचना का अगर काल पूछा जाए तो 1909 ईस्वी की ये रचना है। तो 1909 जो ईस्वी की ये रचना है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? ये ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित है। ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन है। इसमें क्या है? ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन किया गया है। कहां के ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन किया गया है? राजस्थान के ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन किया गया है। अगर कहां के की बात करें तो राजस्थान के ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन है, उन पर आधारित ये रचना है। और राजस्थान के कहां के? चित्तौड़ और जो बूंदी के राजघराने के राजपूत थे। कहां के? चित्तौड़ कौन? चित्तौड़गढ़ व बूंदी। चित्तौड़ व बूंदी के जो राजघराने के राजपूत थे, उनका यहाँ पर वर्णन इस रचना के अंदर किया गया है। तो इसलिए रंग में भंग जो रचना है हमें याद रखनी चाहिए। कब? 1909 की ये रचना है। इसके अंदर ऐतिहासिक वीर पुरुषों का वर्णन है। कहाँ के का? राजस्थान के। और राजस्थान के कहाँ के? चित्तौड़ व बूंदी के जो वीर पुरुष हैं, राजपूत हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा मैं और रचना एक बताता हूं आपको। दूसरी रचना की अगर बात करूं, महत्वपूर्ण रचना में आती है साकेत। और साकेत रचना क्या है? एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, जिनमें से ये प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है साकेत, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और जो साकेत शब्द है, ये जो साकेत लिखा हुआ है ये शब्द है। अगर रचना का काल आपको पता करना है तो वो तो 1931 है। 1931 में ही नहीं लिखी गई, अगर मैं कहूं ये तो अंतिम समय है इनका। इसको लिखने में 15 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष? 15 वर्ष। क्यों लगे? क्योंकि ये क्या है? महाकाव्य है। तो 1931 में से अगर आप 15 निकालोगे तो कब से शुरू हुई ये? 1916 से। 1916 से शुरू होकर 15 वर्ष लगे और 1931 में ये क्या हुई? कंप्लीट हुई थी, यानी कि पूर्ण हुई थी। अब बात करें कि जो साकेत शब्द है, ये शब्द किस भाषा का है? ये पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। और ये एक नारी चेतना से संबंधित एक महाकाव्य है। इसके अंदर जो बताया गया है, नारी चेतना को लेकर वर्णन किया गया है। अन्य जो इनकी रचनाएं हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुछ रचनाओं की जानकारी हमें अभी जो है करनी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उन रचनाओं की बात हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो का अध्ययन करें, और इस वीडियो का अध्ययन करने के बाद अपने अभी जस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपने उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट जो इनकी रचना है उस रचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अगली रचना की अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण रचनाओं में, वो है यशोधरा। कौन सी? यशोधरा। अगली रचना कौन सी है? यशोधरा रचना है। अब यशोधरा रचना में क्या बताया गया है? कब की रचना है? इस रचना की अगर बात करूं तो ये है 1933 ईस्वी की रचना है। कब रची गई है? 1933 ईस्वी में रची गई थी। और अगर अपने बात करें कि यशोधरा के अंदर क्या बताया गया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहली बात तो ये धर्म से संबंधित, याद रखना, बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? ये भी याद रखना, गौतम बुद्ध। किसके बारे में बताया गया है? गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है इस रचना में। यशोधरा रचना में किसके बारे में बताया गया? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ग्रह त्याग करके चले जाते हैं, अपनी जो अर्धांगिनी होती है उसको छोड़कर ग्रह त्याग करके चले जाते हैं। और इसीलिए ये बताया जाता है कि जब जाते हैं तो उनकी जो अर्धांगिनी होती है तो वो कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ऐसी पंक्तियां आपने सुनी होगी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी कि वो अर्धांगिनी उनकी अपनी सखी को बोलती है कि गौतम बुद्ध बिना बताए ही अपना घर त्याग कर चले जाते हैं।
जो कि यशोधरा के अंदर बताया गया है। और उनकी जो अर्धांगिनी है ये अपनी सखी से कहती है कि सखी वो मुझको कहकर जाते, यानी मेरे को बताकर तो जाते। तो ये यशोधरा रचना के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो अगर और महत्वपूर्ण बात करें, अगर अगली जो रचना थी वो विक्ट भट्ट। यहां मैंने जो बताया था यही वह किसमें है, विक्ट भट्ट। विक्ट भट्ट एक इनकी रचना है, विक्ट भट्ट। उसके अंदर भी इन्होंने क्या बताया, ऐतिहासिक वीर पुरुषों का ही वर्णन किया है। विक्ट भट्ट में भी किसका वर्णन किया है, ऐतिहासिक जो वीर पुरुष हैं उनका ही वर्णन किया है। और ये भी कब की रचना है, 1931 की, जब साकेत की रचना की थी उसी समय की ये एक रचना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें अति महत्वपूर्ण रचना कौन सी, भारत भारती, जिसमें से हमने कविता का अध्ययन भी करना है, वो कौन सी है, भारत भारती। भारत भारती अति महत्वपूर्ण रचना है ये, कौन सी, भारत भारती। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमने जो अपना अध्ययन करना है, जो अपनी कविता है, अपना काव्य है, वो इसी में से ही है। तो भारत भारती की अगर मैं बात करूं, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना कब की है, ये 1912 की है। कब की है, 1912 ईस्वी की है। भारत भारती रचना कब की है, 1912 ईस्वी की रचना है। अगर हम बात करें कि जो भारत भारती इनकी रचना थी, इसके अंदर कैसा वर्णन है, इसके अंदर काल्पनिक और विचारात्मक, किस प्रकार का, काल्पनिक व विचारात्मक वर्णन है। काल्पनिक व विचारात्मक वर्णन है। यानी अगर कहें कि काल्पनिक और विचारात्मक विषय पर आधारित ये रचना है, कौन सी, भारत भारती। देखो जो काल्पनिक है वो कल्पना की गई है भी, जो किस प्रकार का राष्ट्र होना चाहिए, किस प्रकार के उसके लोग होना चाहिए। दूसरी जो विचारात्मक शब्द जुड़ा है कि विचार करने को मजबूर किया गया है, ऐसे इसके अंदर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अगली बात जो है इससे संबंधित जो रचना से जुड़ी होती है, इसी रचना के कारण, भारत भारती जो रचना थी, इसी रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। कब की है, देखिए 1912 की है। 1912 में अंग्रेजों का राज था, आप जानते हो, और उस समय इन्होंने भारत भारती रचना लिखी। और इस रचना के अंदर इन्होंने भारतीय लोगों में चेतना लाने के लिए इस प्रकार की बातें लिखी, जो कि अंग्रेजों को ये लगा कि हमारे खिलाफ है, तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा था। और इसी रचना के कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। राष्ट्र कवि कहा गया था, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसके कारण, भारत भारती जो इन्होंने रचना लिखी थी। तो ये रचना भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कुछ और रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इनकी रचनाएं कौन सी है। तो आप साथ साथ में नोट करते जाइए और जो बातें मैं बता रहा हूं उनको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अगली जो अपने रचना करते हैं, पंचवटी। अगली एक इनकी रचना कौन सी है, पंचवटी। पंचवटी जो रचना है उसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इसके अंदर इन्होंने लक्ष्मण जी और जो शूर्पणखा थी, मैन तो उनके चरित्र का वर्णन किया है। तो हम ये कहें किस पर आधारित है, लक्ष्मण चरित्र पर आधारित है। लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा का जो प्रसंग था उसका वर्णन इसके अंदर इन्होंने किया है। तो पंचवटी रचना को भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर अपने बात करें, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि किसी ना किसी रूप से हम कह सकते हैं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। एक तो रचना है पंचवटी, और पंचवटी के साथ है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा, ये जो दोनों रचनाएं हैं ये लक्ष्मण चरित्र से संबंधित पंचवटी मेनली है, लेकिन अगर अपने इन दोनों की बात करें तो इसमें जो राम है, राम को लेकर, राम पर आधारित है ये रचनाएं, ठीक है। अब और रचना मैं बता रहा हूं आपको, एक द्वापर रचना है इनकी, कौन सी, द्वापर। और जो द्वापर रचना है वो किस पर आधारित है, कृष्ण जी पर आधारित है। इसी प्रकार एक रचना है विष्णु प्रिया। कौन सी, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया किस पर आधारित है, विष्णु जी पर आधारित है। किस पर आधारित है, विष्णु जी पर आधारित है। और अगली जो अगर रचना करें, अगर उसकी बात करूं, गुरुकुल एक रचना है इनकी, कौन सी, गुरुकुल। गुरुकुल रचना जो है वो किससे संबंधित है, वो सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगर अपने बात करें, महाभारत पर आधारित रचनाएं भी हैं इनकी, जिनमें कौन कौन सी हैं, एक तो है महाभारत पर आधारित जयद्रथ वध। एक रचना तो कौन सी है, जयद्रथ वध। एक है वक संहार। कौन सी,
वक संहार। और अगली जो रचना अगर महाभारत से संबंधित पूछा जाए तो वो कौन सी है? नुहुस। कौन सी? नुहुस। ये किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। और एक जो रचना है वो है वन भैभव। कौन सा? वन भैभव। ये जो रचनाएं लिखी हैं मैंने, ये किससे संबंधित हैं? किस पर आधारित हैं या किससे संबंधित हैं? ये महाभारत से संबंधित हैं। तो ये भी क्या हुई फिर? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। अब अगर अपने बात करें इनकी अन्य जो रचनाएं थी, काबा और करबला। काबा और जो करबला थी रचना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इस्लाम धर्म पर आधारित है। 1942 ईस्वी में इस रचना को इन्होंने लिखा था। अगर मैं बात करूं जनकार रचना थी इनकी एक, वो थी इनकी रचना 1929 की थी। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो विष्णु प्रिया थी, अगर उसका सन आपको पता करना है तो 1957 ईस्वी में लिखी गई थी वो रचना। इसके अलावा एक रचना थी इनकी शक्ति, जो कि 1928 में लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी रचना थी किसान, जो कि 1917 में लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी रचना थी शकुंतला, जो कि 1923 में रची गई थी। इसके अलावा जो इनकी रचना थी एक अनथ जो रचना थी, अनग, वो रचना कब की थी? 1925 की थी। और एक रचना थी इनकी जय भारत, वो कब की थी? 1952 की। तो मैं जो बात कर रहा हूं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनका मैंने थोड़ा आपके सामने जिक्र भी किया, आपके दिमाग में रहेंगी। और जो अन्य नाम बताए उनको भी आप अपने ध्यान में रखें। त्रिपथका भी एक इनकी रचना थी, इसी प्रकार हिंदू भी एक इनकी रचना थी। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इन्होंने 19 खंड काव्य लिखे। कितने खंड काव्य लिखे? 19 खंड काव्य लिखे थे। और जो महाकाव्य की संख्या पूछी जाए तो वो कितने थे? 2 महाकाव्य भी इन्होंने लिखे थे। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं, इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने हरि गीतिका जो छंद था उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। ये बात भी महत्वपूर्ण है। कौन से छंद का प्रयोग अधिक किया है? हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद जो है इसका इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। तो जो अपने अभी तक पढ़ा है वो क्या था? कवि का परिचय था, कवि से संबंधित जुड़ी हुई जो बातें थी हमने उनका अध्ययन किया था। चलिए अब आगे अपने चलते हैं, जो आज हमने रचना पढ़नी है उसको अपने देखते हैं। तो देखते हैं अपने जो आज की अपनी रचना है, तो उसके अंदर जो आपके सामने जो पहला जो पद है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस पहले पद का हमने क्या करना है? अभी अध्ययन करेंगे इस पहले पद का। तो देखिए पहला पद क्या है, हम उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके अंदर क्या बताया गया उसका अध्ययन करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। तो यहाँ देखिए कवि ने सबसे पहले तो प्रश्न किए हैं, प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रश्न किए हैं, प्रश्न उठाए हैं। और प्रश्न उठाने के साथ साथ जो वो बात कह रहे हैं, वो बात क्या कह रहे हैं उसकी हम चर्चा भी करेंगे। पहले प्रश्न उठाए हैं, फिर उनका उत्तर भी दिया है। क्या कहता है कवि? कौन कवि? मैथिली शरण गुप्त जी। क्योंकि ये जो कवि है राष्ट्र कवि थे, उससे संबंधित ही इन्होंने यहाँ रचना हम पढ़ रहे हैं। भूलोक का गौरव, भूलोक यानी भूमि, भूलोक क्या हो गया? भूमि लोक है जो, भूमि लोक का जो गौरव, और प्रकृति का पुण्य लीला, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? और प्रकृति जो है उसका पुण्य लीला यानी पुण्य लीलाएं करने वाला जो स्थल है वो कहाँ है? कवि ने ये प्रश्न किया। और फिर पूछा कि फैला मनोहर गिरी हिमालय, मनोहर यानी मन को हरने वाला, क्या? मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, मनोहर यानी मन को हरने वाला, गिरी, गिरी का मतलब होता है वैसे पर्वत, हिमालय जो पर्वत है, और गंगा जल, और गंगा जल यानी गंगा का जल, पवित्र नदी गंगा का जल कहाँ है? फिर आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष का मतलब हम ये कह सकते हैं यश है, या फिर हम कह सकते हैं गुणगान है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा देश कौन सा है जिसका सबसे अधिक ज्यादा अपने कह सकते हैं कि उपमा होती है, शोभा होती है या प्रशंसा होती है। उसका की जो ऋषि भूमि है, वो कहते हैं कि उसका की जो ऋषियों की भूमि कहलाता है, वह ऐसा कौन सा स्थल है, कौन सा ऐसा देश है जिसका उत्कर्ष है, जहां गंगा जल है,
मन को हरने वाला जो हिमालय पर्वत है या फिर भूलोक का गौरव कहलाता है। तो उसी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कवि कह रहा है कि वह कौन है, वह है भारतवर्ष। इसका मतलब इसके अंदर कवि ने भारतवर्ष जो है यानी भारत जो भूमि है उसकी प्रशंसा यहाँ पर कवि ने की है। तो पहला जो हमने पद पढ़ा है उसके अंदर कवि ने भारतवर्ष की प्रशंसा की है। और क्योंकि राष्ट्र कवि थे इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस पद का हमने अभी अध्ययन किया। इस पद का अध्ययन करने से हमें ये पता चला कि कवि ने इसके अंदर पहले प्रश्नों के माध्यम से ये बताया कि ये सब जो बातें हैं भूलोक का गौरव है। दूसरी बात, पुण्य लीला की स्थली कौन सा देश कहलाता है, कौन सा स्थान कहलाता है, जहाँ पर्वत है, हिमालय नाम का जो पर्वत है मन को हरने वाला, वो देश कौन सा है, जहाँ गंगा का जल बहता है वो देश कौन सा है, सभी देशों में अधिक उत्कर्ष वाला, ठीक है, जिसका उत्कर्ष हो, ऊंचा हो, यशोगान हो, वो देश कौन सा है। फिर बाद में कहते हैं कि जो ऋषियों की भूमि कहलाता है वो देश कौन सा है। तो वो देश कवि ने बताया कि वो देश है भारतवर्ष। तो आज की क्लास जो है आपके उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है, अगर आपको अच्छी लगी है क्लास, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचाइए और उन्हें भी बोलिए कि MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई है जो अध्ययन है उसको निरंतर जारी रखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।